भैया संगोष्ठी हो रही है। हमारे प्रधान जी भी धीरे से बोल रहे, मैं जोर से बोल रहा हूँ। बोलो भारत माता की। आज के ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी एसएमएस के अध्यक्ष, सचिव एवं ग्राम प्रधान नेतला प्रियम कौशिक जी, नौसाना जसवंत भारती जी, मचकौली ओमवीर सिंह जी, खाईराम प्रकाश जी, विपिन जादौन जी, बनीमपुरा प्रधान वीरेंद्र लोधी जी जो कि हमारे प्रधानों के अध्यक्ष भी हैं, अशोक प्रधान जी, खालिद प्रधान जी, नौशाद प्रधान जी, देशराज प्रधान जी, मंच पर उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार जी, डाइट के प्रवक्ता श्री रविशंकर जी और पूरे मंडल के मंत्री हमारे श्री विद्युत कुमार जी जो हमारे मंच का संचालन कर रही हैं, जैसे श्रीमती रेखा शर्मा जी, रंजीत जी, उपस्थित सभी प्रधानाचार्य, अध्यापकाएं, छात्र छात्राएं, हमारे बीच में हमारे केशव प्रधान जी हैं, बलजीत जी हैं, शमशाद जी बैठे हैं आगे, उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चों, माताएं बहनें, मैं सभी का इस संगोष्ठी में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ा हर्ष का विषय है जब हमारे प्रोग्राम होता है, विनोद जी हमें याद करते हैं तो प्रयास करते हैं इनके प्रोग्राम में पहुंचा जाए। क्योंकि दिव्यांगजनों का कार्यक्रम था, फिर बच्चों का, तो जहाँ कोई ना जाए वहाँ सदन में जाए जरूर जाए। करने से पहले मैं सबसे पहले बच्चों को जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति पेश की है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। और जब आप ये प्रस्तुति देखते हैं तो अपनी गुलामी से पहले की और गुलामी की समय की बातें हमें जहन में याद होनी चाहिए कि किस तरह से हमने तो आजाद तो हो गए, लेकिन आजाद में होने में जितनी पीड़ा इस देश ने सहन की उतनी शायद कभी पूरे देश में कभी इतना अत्याचार और पीड़ा नहीं हुई। भाई बच्चों की प्रस्तुति देख के मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि हम लोग वहां भी प्रकाश डालें। ये तो कार्यक्रम चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन वास्तविकता जब ये प्रस्तुति करते हैं तो हमें वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम वास्तविक में थे। तो गुलामी के दंशों को भी याद करते रहना चाहिए। कितनी माताएं बहनों के साथ अन्याय हुआ। पाकिस्तान से ट्रेन चली 10,000 से ज्यादा, उसमें लोग की नाड़ काट के उनके खून से लहूलुहान करके यहां भेजी, और कितने लोग घर से बेघर हुए। कोई का बच्चा गया, किसी की मां गई, किसी का पिता गया, और जब जाके कहीं अब 70 साल बाद दोबारा से ये देश सरने और संवरने लगा है। क्योंकि 70 साल तक जिसके हाथ में सामान थी वो लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद और लूटो और लुटाओ और सबका फल आप ही पाओ, ऐसी सरकार। आप सब समझदार हैं, आपने सब देखा है 2014 से पहले और 2017 से पहले का सब के बारे में जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश में क्या हाल था। पूरे 60 साल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था केवल $1 ट्रिलियन थी। कितनी थी? और मोदी जी के आने के बाद मात्र 10 साल में कितनी है? जोड़ दी, कितनी हो गई? 3। तो जो 60 साल में नहीं 1 कर पाए वो मोदी जी ने मात्र 10 साल में 3 कर दिया। और आने वाले टाइम में मोदी जी का संकल्प है कि जब मेरा तीसरा टर्म होगा
तो ये अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तीसरे नंबर की होगी। कितने नंबर की? तीसरे नंबर की। तो ऐसा क्या हुआ? सरकारें तो चलती रहती है, सरकार आई गई बदलती रही, लेकिन क्या बदला? बदला ये कि आपने देश और प्रदेश की कमान एक ऐसे मुखिया के हाथ में सौंपी जो इस देश का सच्चा सिपाही, ईमानदार और अपने राष्ट्र के प्रति काम करने वाला था। वो कमान आपने 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथ में देश की कमान दी। और आज भूतो न भविष्यति, देश विकास कार्यों में आज उस रफ्तार से है। सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, मतलब जिधर देखोगे उधर विकास ही विकास नजर आएगा। पिछले 10 साल जो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 21वीं सदी दुनिया ने मान लिया है कि भारत की है। 21वीं सदी के जो पिछले 10 साल कांग्रेस सरकार पे थे, उन्होंने देश को नरक में ले जाने का काम किया। अगर वो 10 साल इसमें जुड़ जाते तो आज हम 2047 की जगह, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 में ये देश विकसित देश बन जाएगा, जब हम इसकी आजादी की वर्षगांठ मना रहे होंगे, सेंचुरी मना रहे होंगे, तो ये देश विकसित देश बना होगा। तो हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी के बारे में जितना भी कहो उतना कम है। कल रेलवे के परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे। लोकार्पण करते हुए उन्होंने बोला कि मेरी ज्यादा जिंदगी ट्रेन में बीती है। और बुलंदशहर में 4 डेडिकेटेड फ्रेट कोरियर बुलंदशहर में कल दिए। एक ईस्टर्न फैब्रिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुर्जा में दिया, न्यू खुर्जा में। तो कोई ऐसा क्षेत्र, हर वर्ग, किसान, मजदूर, बेसहारा, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, माताएं, बहनें, किसी भी तरह किसी वर्ग में चले जाओ, बिना किसी भेदभाव के, बिना लाग लपेट के और बिना टोपी और तिलक दिए हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, बिना किसी भ्रष्टाचार के। आज अगर सरकार की योजनाओं का लाभ केंद्र से आता है तो 100% वो नीचे तक जो लाभार्थी होता है उसके खाते में पहुंचता है। पहले की सरकार के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम लोग 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते थे दलाली खजाना। तो देश का प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में, आज हम यहाँ सब शिक्षक शिक्षिकाएं, क्योंकि ये शिक्षा का ही कार्यक्रम है, यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए। चाहे हमारी सरकार ने पहली बार ऑपरेशन कायाकल्प हो, चाहे स्कूल चलो अभियान हो, चाहे प्रोजेक्ट अलंकार के अभी कार्यक्रम था 8-10 दिन पहले, सरकार 100% अनुदान दे रही है। जो एडिड है उन्हें 75%, 25% वो दे रहे हैं, 75% हो रही है। मतलब सरकार का मन ये है कि हमारा कोई भी बच्चा, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, कोई भी अशिक्षित ना रह जाए। कपड़ा, जूते, मोजे सब बच्चों को फ्री दे रही। और आज हमारे कुछ स्कूल भी हैं जो कि प्राइवेट स्कूल को भी मात दे रहे हैं। कई बार हमारे यहाँ लोग आते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा तो हमारा इस स्कूल में एडमिशन कराओ दो। और हम में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो हाथ पे हाथ रखे बैठे, ना सरकार की योजनाओं को समझ रहे हैं, ना सरकार की मन को समझ रहे हैं। एक्चुअल वो पाप कर रहे हैं। कर्म कोई भी हो, मैं विधायक हूं, अपना विधायक का काम करता हूं। मुझे जहां भी आपसे पहले 4 जगह बुलाया, मेरा काम है अपनी सरकार की बात बताना, आपको करना। आपका काम है बच्चे को नीचे से लेकर ऊपर तक तैयार करके भेजना। क्योंकि जो शिक्षक है
वो गुरु के साथ साथ भी इस देश का सबसे ज्यादा अगर कोई कल्याण कर सकता है तो शिक्षक कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो आप ही वो पौध तैयार करते हैं, आप ही वो नींव तैयार करते हैं जो जाके भविष्य में कोई इंजीनियर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, और देश चलाने की जिम्मेवारी भी उन्हीं पे होती है। मित्रों, हम 14 बार गुलाम हुए, 14 बार आजाद हुए, और जब जब हम आजाद हुए तब तब हमने शरीर का एक एक अंग बेचा है, तब तक हमने आजादी दी है। और गुलाम होते क्यों नहीं? गुलाम इसलिए होते हैं कहीं ना कहीं हमें अपनी जनरेशन जिसको पालते हैं, जिसको बड़ा करते हैं, जिसके कंधों पे पूरे देश और दुनिया का भार होता है, उनमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, और वो कमी रहती है तो भी शिक्षकों के कारण कमी रहती है। हम पहली से और 10वीं तक, मैंने वहां भी बोला, अनिल जी थे वह, पहले से और 12वीं तक हमारा मन क्या रहता है कि हम बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, ज्यादातर माँ बापों को, और जैसे ही 12वीं पास हुई फिर सरकारी में पढ़ाएं। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ क्यों? कि 12वीं के पास वो लोग जिम्मेवारी निभाते हैं, हम लोगों में कुछ है क्या जो लापरवाही करते हैं? ऐसा नहीं, सब नहीं है, सब बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो ना करें, क्योंकि वो अपने में ही अगर झांक के देखेंगे अपने अंदर कि हम किसी बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो आज जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, ये देश आगे कैसे बढ़े, प्रदेश आगे कैसे बढ़े, इनके बारे में सोचता है, तो हमें भी उनके साथ खड़ा, कंधे से कंधा खड़ा होकर रहना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस कड़ी में वो दिन रात लगे रहते हैं। अभी आपने विकसित भारत यात्रा देखी होगी, शायद उसके बारे में आप लोगों को ना पता हो तो प्रकाश डाल दो। हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ जनता जब तक उसमें सहपाठी नहीं बनेगी तब तक विकसित भारत नहीं होगा। विकसित भारत का मतलब क्या है कि आज अगर किसान की आय 5 रुपए है तो उस समय 10 रुपए होगी। आज हमारे टीचरों को तनख्वाह 10,000 मिल रही है तो उस समय 20,000 मिलेगी। आज हमारा किसान अगर बुग्गी में चल रहा है तो ट्रैक्टर में चलेगा। हर चीज विकसित होगी तब ये विकसित भारत होगा। सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, तो काम भी विकसित भारत की तरह करना पड़ेगा मित्रों। अपने काम करने की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और सोच के साथ साथ जो लोग इस देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। 2024 का चुनाव है, हमारी प्रधान लोही यहां बैठी है। 10 साल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा, और आज देश और दुनिया की नजर है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बन जाए। क्यों? कि उन्होंने सबके भ्रष्टाचार के जो दुकानें थी वो बंद कर दी। पहले अगर दुनिया में कहीं झगड़ा होता था तो किसी और को बिचौलिया बनाया जाता था, लेकिन आज अगर पूरे देश में कहीं दुनिया में झगड़ा या विवाद होता है तो माननीय मोदी जी को बिचौलियों के रूप में चुनते हैं। मतलब अभी कल परसों पेपर पढ़ रहे थे, यूक्रेन और रूस का युद्ध था, तो रूस यूक्रेन पर परमाणु बम से हथियार करने के लिए तैयार हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बीच में जाकर उनको समझाया और परमाणु बम उन पर ना चला, इसलिए रूस को मनाया, और उसी का परिणाम है कि वो परमाणु बम से उसने वार नहीं करा। अरे कोरोना का टाइम आया, आपने देखा होगा, जहां मां बच्चे को छोड़ दे, पति पत्नी को छोड़ दे, मां बेटे को छोड़ दे और हाथ लगाने को तैयार ना हो, लेकिन तब भी देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कोरोना होने के बावजूद भी 74 दिनों में बराबर मॉनिटरिंग करते रहे, बैठे नहीं, क्योंकि उनको 25 करोड़ जनता प्यारी थी। लोग कहते थे और 140 करोड़ का देश है, कोरोना में 70% भारत नामो निशान मिट जाएगा, और वास्तव में कोई विश्वास भी नहीं करता था कि कभी आज तक 70 साल में कोई अपनी वैक्सीन बनी ही नहीं। हमने, मोदी जी ने कम संसाधन होने के बावजूद भी, हमारे वैज्ञानिकों ने
कम संसाधन होने के बाद भी कम समय सीमा में जो विकसित भारत ने समय उसी समय बनाकर आप लोगों को फ्री में लगाई भी और बिना वीआईपी कल्चर के सबको फ्री डोज देने का काम किया है। तो आदरणीय मोदी जी, अरे कल परसों से चर्चा हो रही है सीए लागू हो गया। आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था, सीए लागू हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे यहाँ के रहने वाले उन्हें क्या दिक्कत है? अरे सीए लागू होने से तो उन्हें अधिकार मिला है जो हिंदुस्तान से लड़ाई में बाहर रह गए थे, उन्हें वहां सब नागरिकता नहीं मिली, वो आकर अपनी नागरिकता मांगते हैं भारत में। तो क्या गुनाह है तो बताओ? अपनी नागरिकता ही तो उन्होंने नागरिकता दे दी, क्या दिक्कत है इसमें? तो कुछ नहीं, जो चुनाव आ रहा है, जो अपना झगड़ालू है या जिन्हें पता है कि चुनाव कैसे खराब होगा, नई नई बातें करते हैं। लेकिन अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है मित्रों, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज गुंडे और माफिया गले में तख्ती बांधकर थाना जाते हैं कि हमें जेल भेज दो, नहीं तो बाबा वहां भेज देगा जहां से वापसी नहीं है। यही प्रदेश है। अगर कहीं स्कूल जाना होता था तो हमारी माँ या उसके पिताजी दोनों बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते थे, और किसी तरह से स्कूल से लेने नहीं गए तो माथे पे चिंता की लकीर लगी रहती थी कि सुरक्षित आएगी भी नहीं आएगी। और आज अभी महीना भर पहले की घटना है, किसी ने हमारी बहन बेटी को कुछ कह दिया तो योगी जी ने वहीं से बोल दिया कि अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा है, और अगले चौराहे तक वो पहुंचा नहीं तब तक। ये है नारी का सम्मान, हमारी बहन बेटियों का सम्मान। आज किसी गुंडे मवालिया में हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटी कोई 100 करोड़ का सोना पहन के भी बाहर निकल जाए रात को 12 बजे, कोई उसकी तरफ देख ले। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और यही प्रदेश है, जब कभी इसी के बारे में चर्चा करते थे 2017 से पहले, तो क्या लोग बोलते थे? अरे गरीब है, अरे गुंडों माफिया दंगाइयों का प्रदेश है, अरे यहाँ तो व्यापारियों को दिन में अपहरण हो जाता है। क्या 2017 के बाद में भी आपने कोई ऐसी कहानी सुनी? आज यही उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। आज पूरे देश में ग्रोथ इंजन के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है। आज यही प्रदेश है। तो 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जन कल्याणकारी योजना जिनका आपको लाभ मिला है इन्हें भेजते थे, और अखिलेश यादव जी उन्हें धरातल पर नहीं उतारते थे। जब से आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ का मुखिया बनाया, तब से 100% पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा देश की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पे हैं तो ये उत्तर प्रदेश में है मित्रों। तो चारों तरफ राम राज्य है। तो 2024 में मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम सब लोग यहाँ समझदार हैं। जो राष्ट्र की बात करता हो, जो देश की बात करता हो, जो जोड़ने की बात करता हो, उसके हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से ये देश के लिए आगे आने 5 साल, जो 5 साल है, ये बहुत काम करने के 5 साल है, जिनमें ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। तो यहां से संकल्प भी लेके जाएं और मेरी बातों की चर्चा करें कि सरकार बिना रुके, बिना थके, बिना किसी भेदभाव के, और अगर गरीब कल्याण योजनाओं के तहत 80 करोड़ जनता को नाज देने का काम कर रही है तो वो देख के नहीं कहती कि किसको दे, सभी को दे रही ना बहन जी, सबको लाभ मिल रहा है। और मोदी जी ने 5 साल और बढ़ा दिए। अन्न का लाभ, अन्न योजना का लाभ सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास बिना देखे, बिना किसी को करे, बिना समझे कि भाई किसको जाना है किसको नहीं जाना है, उसमें ये नहीं है कि इसको जाएगा ये मेरा अपना, सभी को लाभ मिल रहा है, सभी को नाज मिल रहा है, सभी को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि इस देश में सबके पास छत हो, कोई भूखा ना मरे, सबके पास रोटी हो और सबके पास शिक्षा हो। शिक्षा वो धन है कि हम किसी भी गरीब, कितनी भी गरीब परिवार से पढ़ के जाएं, लेकिन जब पढ़ के अफसर बन जाते हैं तो अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। वो शिक्षा ही है जो सारे बातें भुला देती है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पर भी इनकी नजर है कि बार बार हम लोग क्यों गुलाम होते हैं, क्यों हमारी जड़ें कहां से कमजोर होती है। इसी सापेक्ष उन्होंने पूरे प्रदेश में 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए हैं, अटल आवासीय योजना। उस अटल आवासीय योजना में हमारे वही बच्चे पढ़ेंगे जो गरीबों के हैं, जो गांव में कुम्हार हैं या मिस्त्री हैं या मोची है, कि जिनके बच्चे पढ़ने में दिक्कत है, वो उसमें पढ़ेंगे, उनमें पेपर देंगे और वहीं रहने खाने की सुविधा वहीं है और वहीं आवास है और शिक्षा उसमें हाईटेक शिक्षा है जो कि प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। वो इसलिए है कि जो बच्चा वहां से पढ़ के आएगा वो जरूर मोदी जी को याद रखेगा कि मैं ऐसे परिवार से हूं जिसे यहाँ सारी सुविधाएं मिली, और जब वहां से वो एक अफसर IAS IPS या डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलेगा तो जरूर देश के लिए वो काम करने का काम करेगा। तो हम सब लोग संकल्पित हैं, समझदार हैं। मैंने देश के ऊपर भी चर्चा कर दी, प्रदेश के ऊपर भी कर दी, शिक्षा पे भी कर दी, हमारा दायित्व क्या वो भी सबको बताया। और हम लोग, हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? जागृति करना, लोगों को समझाना और समझ के आगे आपको वो बातें बतानी है, समझानी है। तो ये कड़ी है, कड़ी जुड़ती है एक दूसरे से। मोदी जी जो कर रहे हैं उनके कामों को आगे बताओ, लोगों को समझाओ कि भाई एक आदमी, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्र की चिंता करती है। प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा कि हम लोग लोकार्पण और शिलान्यास इसलिए नहीं कर रहे चुनाव आ रहा है, हम लोग तो इसलिए कर रहे हैं कि अब ये 21वीं सदी दुनिया मान चुकी है कि भारत की है। क्यों है भारत की? आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो युवाओं की आबादी दुनिया में घट रही है, बुजुर्गों की बढ़ रही है, और केवल एक देश भारत देश है जहां युवाओं की आबादी बढ़ रही है। तो जिस देश में युवा ज्यादा होगा वो देश आगे बढ़ेगा। तो मैंने सारे विषय रख दिए, इन विषय पे अमल करना आपका काम है। रुके बिना थके सरकार के बारे में बता दिया, प्रधानमंत्री जी गुड़िया बता दिया नहीं बता दिया, आपके भविष्य के बारे में बता दिया कि शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है, मान अपमान सब भुला देती है। जब पढ़ के अफसर बन के जाता है और उसके माँ बाप का सम्मान के साथ साथ जब देश का सम्मान होता है तब सभी कुछ चलो। मेरे विषय हो गए। भारत माता की जय।